नमस्कार साथियों, प्रतिदिन की तरह आज फिर से मैं आपके सामने लाइव रूप से हाजिर हूँ। मेरे प्यारे साथियों, ये बात मुझे अवगत करवा दें कि अच्छे से आवाज़ आ रही है या नहीं। मेरे प्यारे साथियों, इस बात से अवगत करवा दें कि अच्छे से आवाज़ आ रही है या नहीं। साथियों, आज अपन टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारा पर्यावरण चैप्टर नंबर 13 है और इस चैप्टर नंबर 13 का आज लगभग समापन की तरफ है। अपन आज इसको कंप्लीट करने जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, क्या है निपुण बैच? निपुण बैच आपके लिए खास है क्योंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, किसके लिए प्यारे साथियों? हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए और इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जल्द एक नया बैच लॉन्च होने जा रहा है। बहुत ही जल्द एक नया बैच लॉन्च होने जा रहा है और इसी में है निपुण बैच में सारा का सारा सिस्टम, डायग्राम सीरीज, एनसीईआरटी, टेस्ट सीरीज, एक्टिविटी सॉल्वर, सारी की सारी बातें ये हैं। आइए प्यारे साथियों, आज इस विचित्र घटना परिघटना पे चर्चा करेंगे। क्या है? आहा जाल पे अपन अध्ययन करेंगे। प्यारे साथियों, आइए, क्या लिखा हुआ है? आहार जाल। आहार जाल किसे कहते हैं? यानी कि आहार श्रृंखलाओं का जुड़ के क्या बनाती है? एक जाल का निर्माण करती है। जैसे ये जाल अपन ने देखा ना, ये जाल का निर्माण करती है। ये आहार श्रृंखला ही तो है। आहार श्रृंखला मिल के किसका निर्माण कर रही है? जाल का। प्राकृतिक रूप से एक जाल का निर्माण करती है, जाल का रूप धारण करती है, जिसे क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। प्राकृतिक रूप से आहार श्रृंखला जुड़कर एक जाल का रूप धारण करती हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्या कहा जाता है? तो आहार जाल। आहार जाल में क्या होता है? आहार श्रृंखलाएं, आहार श्रृंखलाएं, आहार श्रृंखलाएं, आहार श्रृंखलाएं प्राकृतिक रूप से जुड़कर, किस रूप से जुड़कर? प्राकृतिक रूप से जुड़कर एक जाल का रूप धारण करती हैं। एक जाल का रूप धारण करते हैं। जाल का रूप धारण करती हैं, क्या कहलाती हैं? जाल का रूप धारण करती हैं, आहार जाल कहलाती हैं। प्यारे साथियों, क्या कहलाती हैं? आहार जाल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। मेरे साथियों, जो कल आहार श्रृंखला अपन ने पढ़ी थी, वो जुड़कर, यानी कि एक दूसरे को खाता ऐसा समझकर जुड़कर श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? आहार जाल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? आहार जाल कहते हैं। सर, इतनी बड़ी आहार जाल हम उदाहरण कैसे लिखें? प्यारे साथियों, आइए उदाहरण की हम बात करते हैं कि आहार जाल का उदाहरण हम कैसे लिख सकते हैं। आहार जाल का मतलब होता है, सबसे पहले क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं। प्यारे साथियों, क्या होते हैं? बोलिए। पेड़ पौधे होते हैं। भाई साहब, इसको कौन खाएगा? आप कहोगे सर इसको खाएंगे कीट। कौन खाएंगे? कीट। जैसे मैं लिख दूँ तिल छट्टा। क्या लिख दूँ भैया? तिल छट्टा। तिल छट्टा, ठीक है। इस कीट को कौन खाएगा? मेंढक। मेंढक को कौन खाएगा? सांप। और सांप को कौन खाएगा? बाज, यानी कि चील खाएगी। चील, ठीक है सर, हमें तो समझ आ गया। ये तो आपने क्या बनाया? ये तो आपने एक आहार श्रृंखला बनाई है सर। आहार श्रृंखला बनाई है। हम कैसे पता करें सर? यहाँ पे हम लिख देते हैं चूहा। क्या लिख देते हैं प्यारे साथियों? चूहा। पेड़ पौधे को कौन खाता है? चूहा खाता है। चूहे को कौन खाता है? मेंढक भी खाता है। चूहे को और कौन खाता है? सांप भी खाता है। मेरे साथियों, चूहे को और कौन खाता है? तो सांप भी खाता है। अब पेड़ पौधों की बात करो तो पेड़ पौधों को और कौन खाता है? तो हम लिख देते हैं यहाँ पे खरगोश। प्यारे साथियों, क्या लिख देते हैं? खरगोश।
खरगोश को कौन खाता है? तो खरगोश को चील भी खाती हैं, और खरगोश को और कौन खाता है? तो खरगोश को बाज भी खाता है। इस एरो का मतलब ये समझना है कि इसको खाने वाला ये है, ठीक है ना। इधर से इधर मिलाओगे तो ये खाएगा इसको, है ना। बात वही है। पेड़ पौधों को कौन खाएगा? कीट, कीट को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को चील। ये 8 श्रृंखला हुई, लेकिन प्राकृतिक रूप से सब जुड़े हुए कि इसको ये भी खाता है तो ये भी खाता है और ये भी खाता है। तो इससे जो श्रृंखला बनी, जिसे क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला का से आहार श्रृंखलाएं जुड़कर एक लंबी जाल बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं? आहार जाल। हम साथियों इतनी बड़ी आहार जाल को दिमाग में रखना बड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है। बना भी सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। फिर भी मैंने तीनों बताई थी, उसके अकॉर्डिंग ही ये पूरी की पूरी सिस्टम है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों क्या है कि अगर इसको सीखने के लिए प्राकृतिक रूप से जुड़े हैं, इसको सीखने के लिए हम इस छोटी सी बात को समझ सकते हैं। आइए प्यारे साथियों, जैव संवर्धन और जैव आवर्धन क्या होता है? जैव संवर्धन और जैव आवर्धन क्या होता है? प्यारे साथियों, जैव आवर्धन किसे कहते हैं? ये एग्जाम में आ जाए तो आप ये ना समझे कि ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। प्यारे साथियों, जैव आवर्धन सिर्फ और सिर्फ यहीं लिखा हुआ है, और आवर्धन शब्द और भी लाइट वाले चैप्टर में लिखा गया है। लेंस का और दर्पण का, दोनों का आवर्धन लिखा हुआ है, ठीक है ना। -v/u अपॉन इक्वल v/u। तो वो सीखने की जरूरत नहीं। अभी क्या सीखेंगे? जैव आवर्धन किसे कहते हैं? जैव आवर्धन किसे कहते हैं? जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके अंदर एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में, एक खाद्य श्रृंखला होती है जिसमें एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में क्या होता है? दूसरे पोषी स्तर में क्या होता है? हानिकारक रसायन बढ़ते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? बढ़ते रहते हैं, जिसे जैव आवर्धन कहते हैं। मेरे साथियों, क्या कहा जाता है? तो जैव आवर्धन आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायन एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाने पर वृद्धि होती रहती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जैव आवर्धन या संवर्धन कहा जाता है। आइए प्यारे साथियों, जैव संवर्धन किसे कहा जाता है? आहार श्रृंखला में एक हानिकारक रसायन, कौन से रसायन? हानिकारक, अच्छे वाले नहीं, हानिकारक रसायन एक पोषी स्तर से, जैसे उत्पादक से उपभोक्ता में जाएंगे, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाते हुए वृद्धि करते हैं, जाते भी हैं और वहाँ क्या करते हैं? जाते हुए वृद्धि करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? हानिकारक रसायन एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में बढ़ते हैं। हानिकारक रसायन एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में क्या होते हैं? बढ़ते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। बढ़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो जैव आवर्धन कहा जाता है। प्यारे साथियों, क्या कहा जाता है? जैव आवर्धन कहते हैं। करते हैं उसे जैव आवर्धन कहते हैं। जैव आवर्धन किसे कहते हैं? तो हानिकारक रसायन होते हैं जो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में क्या होते रहते हैं? तो आप कहोगे बढ़ते रहते हैं। तो प्यारे साथियों, जैव आवर्धन क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? तो अपने में, मानव में जैव आवर्धन क्षमता अधिक होती है, यानी कि हानिकारक रसायन सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं? तो आंसर होगा मानव। ऐसे रसायन, हानिकारक रसायन किसमें अधिक पाए जाते हैं? तो ऐसे रसायन मानव में सबसे अधिक पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मानव में सबसे अधिक पाए जाते हैं, सबसे अधिक, क्योंकि सर्वाहारी यही है, सबसे अधिक पाए जाते हैं। प्यारे साथियों,
आइए, जैव संवर्धन आवर्धन किसे कहते हैं? तो हानिकारक रसायन एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक बढ़ते रहते हैं, जिसे हम जैव आवर्धन कहते हैं। एक पोषी से दूसरे में जाते हुए वृद्धि करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। बढ़ते रहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। और मानव में ये रसायन सबसे अधिक होते हैं। आहार श्रृंखलाओं से जाल कैसे बनती है? ये एक शॉर्ट उदाहरण कहे तो ऐसा बना सकते हैं। आइए, ओजोन परत। ओजोन परत तो वैसे ओजोन गैस है जो पृथ्वी के ऊपर तो हानिकारक है, लेकिन समताप मंडल के ऊपर बढ़िया है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें क्या करती हैं? सुरक्षा प्रदान करती हैं, यानी कि रक्षात्मक कवच है। क्या है प्यारे साथियों? रक्षात्मक कवच है। ओजोन जो परत है, जो समताप मंडल के ऊपर है, जो सूर्य से आने वाली यूवी अल्ट्रावायलेट किरण है, उनसे हमें क्या प्रदान करती हैं? रक्षा प्रदान करती हैं। जिससे हमें क्या फायदा है? हमें त्वचा के रोग, कैंसर के रोग व अन्य समस्याओं से, जैसे प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना आदि समस्याओं से हमें छुटकारा पाते हैं। कारण ये है कि यदि अल्ट्रावायलेट किरण नीचे की तरफ आएगी तो हमें ज़्यादा नुकसान करेगी। प्यारे साथियों, वो ऊपर की तरफ है तो ज़्यादा बढ़िया है, और नीचे की तरफ होती तो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती। नीचे की तरफ होती तो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती। मेरे प्यारे साथियों, हम क्या लिखेंगे? ओजोन परत। तो ओजोन परत क्या है? ओजोन परत कहाँ है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती हैं। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आंसर आएगा समताप मंडल पर होती हैं। ये क्या करती हैं? ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें क्या करती हैं? रक्षात्मक कवच का कार्य करती हैं, रक्षा करती हैं। तो लिखेंगे सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का रक्षात्मक कवच है, जो इन किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। पृथ्वी पर पृथ्वी से आने से रोकती हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस बात से समझ ले कि ओजोन परत क्या है? ओजोन परत समताप मंडल पर पाई जाती हैं। ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों की क्या है? रक्षात्मक कवच है। ये इन किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। ये किन बीमारियों से हमें छुटकारा दिलाती हैं? तो त्वचा कैंसर। कौन सा? इनसे अगर वहाँ समताप मंडल पे ओजोन परत ना होता तो त्वचा का कैंसर होता। मोतियाबिंद, बहुत सारी बीमारियां, 2-4 लिख रहे हैं। मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा तंत्र प्रभाव, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर, ऐसे लिख सकते हैं, तंत्र कमजोर, और पौधों का विनाश को रोकती है। भाई साहब, ये होंगे नहीं, कम होंगे, रोकती हैं। आजकल क्या समस्या आ रही है इस कारण से। आइए, क्या लिखा है? बीमारियां इसलिए लिखी कि ओजोन परत किन किन बीमारियों से हमें एक बार के लिए निजात दिलाती हैं, सुरक्षा देती हैं, जिससे हमारे ओजोन मंडल पे इस प्रकार की समस्या नहीं हो। मेरे प्यारे साथियों, इस बात से अवगत हो जाए आप कि अच्छे से आवाज़ आ रही है ना? जी सर, तो थैंक यू भैया।
अच्छे से आवाज़ आ रही है? थैंक यू भैया, अच्छे से आवाज़ आ रही है तो थैंक यू थैंक यू। कुछ समस्या है मैं चेक कर देता हूँ, कुछ समस्या हो तो मैं चेक कर देता हूँ कि ये डिसमिस काहे को हो गया भैया। कोई बात नहीं, इसको हम फिर से अपलोड कर देंगे। तो त्वचा कैंसर या मोतियाबिंद प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर, ये पौधों का विनाश को रोकती हैं, पौधों के विनाश को क्या करती हैं? ब्रेक करती हैं, यानी कि रोकती हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस बात से अवगत हो जाइए, आप इस बात की जानकारी ले लीजिए कि क्या तो ओजोन परत की क्षति से क्या नुकसान होगा। तो त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होना, विकार उत्पन्न होना और पौधों का विनाश होना को रोकती हैं। ओजोन का निर्माण कैसे होता है? ओजोन का निर्माण एक प्रकाश रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। किस क्रिया के द्वारा होता है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ओजोन का निर्माण होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इनका निर्माण होता है। प्यारे साथियों, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती हैं? फोटोलाइटिक रिएक्शन। तो ओजोन का निर्माण कैसा होता है? तो ओजोन का निर्माण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आता है। मेरे प्यारे साथियों, अब आइए, जैसे अपने पास ऑक्सीजन थी, ये ऑक्सीजन में क्या होगा प्यारे साथियों? जैसे ही इनके ऊपर क्या पड़ेगी? पराबैंगनी किरणें। जैसे ही पराबैंगनी किरणें पड़ेगी तो ये ऑक्सीजन में क्या हो जाएगी? ये अणु मुक्त हो जाएगा। और जैसे ही ये ऑक्सीजन हुआ, स्वतंत्र परमाणु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ओजोन का निर्माण करेगा। O3 किसका सूत्र है? तो भाई साहब किसका सूत्र है? ओजोन का सूत्र है। किसका सूत्र है? ओजोन का सूत्र है। मेरे प्यारे साथियों, किसका सूत्र है? तो ओजोन का सूत्र है। ओजोन का निर्माण कैसे होगा? ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणें पड़ेगी, जैसे कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ओजोन का निर्माण होगा। ऑक्सीजन डबल O में टूट जाएगी। अब ये ऑक्सीजन O है जो ऑक्सीजन से क्रिया कर देगी, जो वातावरणीय क्रिया से क्या बना देगी? ओजोन बना देगी। तो इस प्रकार से ओजोन का निर्माण होता है। एग्जाम में आ जाए कि ओजोन परत के बारे में समझाइए, तो आपको लिखना पड़ेगा ओजोन परत समताप मंडल पर पाई जाती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों की रक्षात्मक कवच है, जो इन किरणों को पृथ्वी से आने से रोकती है। वैसे तो ये क्या है? पृथ्वी के लिए ओजोन गैस बड़ी हानिकारक है, बड़ी जहरीली है, लेकिन वहाँ के लिए बड़ी ही उपयोगी है। त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर, पौधों का विनाश को रोकती हैं। और ये किसका निर्माण द्वारा होती है? तो प्रकाश रासायनिक क्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है। ऑक्सीजन टूटेगा डबल O में और O ऑक्सीजन से क्रिया करके ओजोन का निर्माण करेगा। आइए साथियों, ओजोन परत का ह्रास, ओजोन परत का ह्रास कैसे होता जा रहा है, जिसे ओजोन छिद्र के नाम पे भी जाना जाता है। तो 1985 में, कब प्यारे साथियों? 1985 में अंटार्कटिका में सबसे पहले ओजोन परत का ओजोन परत कमजोर होती हुई दिखाई दी, जिसे ओजोन छेद के नाम से या ओजोन होल कहा जाता है। ओजोन होल किसे कहते हैं? तो 1985 में सबसे पहले, साथियों 1985 में सबसे पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई। अंटार्कटिका में सबसे पहले ओजोन परत की, छेद का मतलब छिद्र नहीं, ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई। मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? ओजोन छिद्र कहा जाता है या ओजोन छेद कहते हैं, दोनों ही एक ही बात है। तो ओजोन छेद किसे कहते हैं? जो ओजोन परत है उसकी मोटाई में कमी आ गई, जिसे हम क्या कहते हैं? ओजोन छेद कहते हैं।
क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? ओजोन क्षेत्र कहते हैं। तो सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र कहा गया। ओजोन छिद्र किसे कहते हैं? कि ओजोन परत की मोटाई में जो कमी देखी गई, जिसे क्या कहा गया प्यारे साथियों? ओजोन छिद्र कहा गया। क्या कहा गया? ओजोन छिद्र। अब ओजोन छिद्र देखते ही भाई साहब थोड़ा तो दिमाग में कुछ आएगा ही ना, बड़े बड़े लोग हैं, दुनिया इतनी बड़ी है ना, तो फिर कोई प्रोग्राम रखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ये सबसे पहले छेद देखने का कारण, रीजन ये क्यों पड़ा होगा, ऐसा समझने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत अध्ययन रिसर्च की होगी। उसके बाद इनको पता चला कि भाई साहब CFC के कारण ऐसा हो रहा है। CFC मानव संश्लेषित रसायन। कौन सा रसायन है ये? मानव के द्वारा बनाया गया रसायन। मानव संश्लेषित रसायन का मतलब होता है संश्लेषित रसायन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूरा नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण इनकी मोटाई में कमी देखी गई। ये मानव संश्लेषित रसायन है प्यारे साथियों। मानव संश्लेषित रसायन CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ये क्या कर रहे हैं? ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा था। तो इस नुकसान को देखते हुए प्यारे साथियों, इस नुकसान को देखते हुए इसका CFC कहाँ काम आती हैं? तो प्यारे साथियों CFC कहाँ काम आती हैं? CFC नंबर 1 शीतलन में यानी कि रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में इसका उपयोग करते हैं। और दूसरी बात अग्निशमक यंत्र, और बहुत सारी हैं लेकिन 2 बातें लिख देते हैं। अग्निशमक यंत्र में उपयोग हुआ करता था। अब तो इस पे प्रतिबंध लगाया है, लेकिन लगाया है। प्यारे साथियों आइए, मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो ओजोन परत की मोटाई में कमी आई, वो CFC क्या कार्य करती हैं? तो शीतलन में और अग्निशमक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता था उस समय। फिर बहुत सारे देशों के लोग मिले और उन्होंने एक कार्यक्रम लॉन्च किया, जिस कार्यक्रम का नाम था UN यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट और प्रोग्राम यानी P। UNEP प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1987 में। कब लॉन्च किया? 1987 में। और क्या कहा? UNEP की फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र, हिंदी में लिखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। प्यारे साथियों क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। UNEP की पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत यूं कहा गया, सर्वसम्मति से ये सुझाव पारित हुआ कि 1986 तक जो भी CFC आपने बनाई है उसको सीमित कर दिया जाए। अब CFC का प्रयोग नहीं किया जाए, यानी कि 1986 तक CFC को सीमित किया जाए, मतलब बंद, सर्वसम्मति से सीमित किया जाए और आगे इसका उपयोग नहीं किया जाए। प्यारे साथियों आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। ओजोन परत का ह्रास सबसे पहले कब देखा गया? 1985 में अंटार्कटिका में देखा गया। उनकी मोटाई में जो कमी आई, जिसे ओजोन छिद्र या ओजोन होल के नाम से जानते हैं, मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरो के कारण ऐसा हुआ, कार्बन के कारण। ये CFC का काम कहाँ चलता था? पहले तो फ्रिज में और अग्निशमक यंत्र में इनका उपयोग करते थे भरपूर मात्रा में। फिर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, बहुत सारे देशों ने मिलकर एक प्रोग्राम UNEP में, संयुक्त राष्ट्र में एक प्रोग्राम बनाया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसमें ये कहा गया 1987 में बना। 1986 में ये कहा कि CFC को क्या किया जाए? 1986 तक की जितनी CFC बनी है वो ठीक है, अब आगे कोई CFC का निर्माण बनाएगा नहीं। प्यारे साथियों आइए कुछ बातें और। कचरा का प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा, पर्यावरण दूषित हो जाएगा।
तो पर्यावरण की महत्वपूर्ण समस्या है, पर्यावरण की समस्याएं कचरा प्रबंध करना बहुत ही आवश्यक है। कचरे का मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है, कचरा प्रबंधन बहुत ही जरूरी है। प्रबंधन महत्वपूर्ण कारक हैं पर्यावरण के लिए। कौन सा कारक है? तो महत्वपूर्ण कारक हैं, पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। मेरे प्यारे साथियों, आइए जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण। कचरे के अंदर दो पदार्थ होंगे, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण पदार्थ वो होंगे जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनका अपघटन किया जा सकता है, और अजैव निम्नीकरण पदार्थ वो होंगे उनका अपघटन करना बड़ा ही मुश्किल होता है, यानी कि अपघटन नहीं होता। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं, और सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नीकरण नहीं होता, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता, उसे कहते हैं अजैव निम्नीकरण। सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है? अजैव निम्नीकरण कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन जैव निम्नीकरण है, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता है, उसे कहते हैं प्यारे साथियों अजैव निम्नीकरण। मेरे साथियों, इस बात से अवगत हो जाइए जैव निम्नीकरण में क्या आ जाएगा। जिन पदार्थों का अपघटन होता है, जैसे कि फल, सब्जियां, उनके छिलके है ना, तो उनका हरी पत्ती वाली सारी चीज़ें जैव निम्नीकरण, उनका निम्नीकरण हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या आ जाएगा? प्लास्टिक, पॉलीथीन है ना, प्लास्टिक, सिरिंज, धातु संबंधित संश्लेषित पदार्थ बहुत सारा, वो होता है अजैव निम्नीकरण। तो कचरे के अंदर दो पदार्थ होते हैं, एक जैव निम्नीकरण, दूसरा होता है अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण मतलब सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन हो जाता है, उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं, और सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अजैव निम्नीकरण कहते हैं। इसमें फल सब्जियों के छिलके आ जाएंगे, तो इसमें प्लास्टिक, सिरिंज, धातु, पॉलीथीन, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी, उनका अपघटन नहीं होता तो पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे प्यारे साथियों। अब आइए कचरा प्रबंधन की विधियाँ समझाओ। कचरा प्रबंधन की कौन कौन सी विधियाँ समझाइए। कचरे प्रबंधन की विधियाँ प्यारे साथियों ये देखिए। जैव मात्रा यंत्र, कौन सा यंत्र? जैव मात्रा यंत्र, जिससे खाद तैयार की जाए। सीवेज उपचार यंत्र, यानी कि जो नाली का पानी आ रहा है उसे उपचार करके फिर सागर नदियों में जोड़ा जाए। कूड़ा भराव क्षेत्र, जहाँ निचला हिस्सा है वहाँ पे कचरे का भराव कर दिया जाए। कंपोस्टिंग, जो जैव पदार्थ हैं उनको क्या कर दें? गड्ढे में मिला दें, 3 माह के बाद देखेंगे तो उसकी खाद बन के तैयार होगी। पुनः चक्रण, अजैव निम्नीकरण पदार्थ हैं जिनका पुनः, जैसे प्लास्टिक की चीज़ें तो उनका पुनः चक्रण, पुनः उपयोग करके, पुनः उपयोग का मतलब है पुनः उसको रिसाइकिल करें, नया पदार्थ बना दे, उसे कहते हैं पुनः चक्रण, नया पदार्थ बना दे। और प्यारे साथियों, पुनः उपयोग करके कोई चीज़ पुनः उपयोग की जाए तो तब भी बनाई जाती हैं। जैव मात्रा यंत्र, इसमें क्या होता है? इसमें खाद तैयार की जा सकती है, खाद तैयार होती है। जैविक पदार्थों की क्या तैयार होती है? खाद तैयार होती हैं जैव मात्रा यंत्र से। सीवेज उपचार यंत्र में क्या होता है? नाली के पानी को उपचारित करके, नाली के पानी को उपचारित करके, नाली के पानी को उपचारित करके, नाली के पानी को उपचारित करके क्या करना पड़ेगा? नदियों में मिलाया जाता है, नदियों नालों में है ना, नदियों में मिलाया जाता है। इस यंत्र के द्वारा क्या करता है? तो मिलाया जाता है। इस यंत्र के द्वारा क्या होता है प्यारे साथियों?
सीवेज उपचार यंत्र तो नाली का जो गट्टर का पानी है उसको उपचारित करने का यंत्र है। भरा कूड़ा भराव क्षेत्र, निचला हिस्से में जहाँ भी निचले का हिस्सा है वहाँ कूड़ा भरकर निम्नीकरण होता है, भरकर उनका क्या होता है, निम्नीकरण होता है, या मिट्टी में दबा देना चाहिए, निम्नीकरण होता है। जहाँ नीचे प्लॉट है, ये नीचे का क्षेत्र है, उस स्थान पे कूड़ा भरा होता है। कंपोस्टिंग में क्या होता है, जैव पदार्थों को क्या किया जाता है, रखा जाता है। कूड़े के अंदर जैव पदार्थों को क्या किया जाता है, जैव पदार्थों को गड्ढे में भर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। जैव पदार्थों को गहरे गड्ढे में भर दिया जाता है, गहरे गड्ढे में भर दिया जाता है, गड्ढे में भर दिया जाता है, भर दिया जाता है। 3 माह बाद जैविक खाद तैयार हो जाएगी, 3 माह बाद खाद तैयार हो जाएगी, खाद तैयार हो जाएगी, है ना। कचरा प्रबंधन की विधियाँ लिखिए तो आपको लिखना पड़ेगा जैव मात्रा यंत्र, सीवेज उपचार यंत्र, कूड़ा भराव यानी कचरा भराव क्षेत्र, खाद बनाई जाती है यानी कंपोस्टिंग खाद, पुनः चक्रण यानी कि अजैव निम्नीकरण पदार्थ से फेंकना नहीं है, अजैव निम्नीकरण पदार्थ से नया पदार्थ बनाया जाए जिसमें ऊर्जा का ह्रास होगा, नया पदार्थ बनाया जाए और उसका उपयोग किया जाए। पुनः चक्रण है कि उससे नई चीज़ तैयार करने जिसमें ऊर्जा का ह्रास होता है। पुनः उपयोग में उसी चीज़ का उपयोग, जैसे कि अखबार दे रखा है तो अखबार से लिफाफा बना दिया जाए, तो वो होता है पुनः उपयोग। ये पुनः चक्रण है, इसमें अजैविक पदार्थ होते हैं जिससे नए पदार्थ बनाते हैं तो ऊर्जा खर्च होती है। तो आपको पूछा जाए कि पुनः चक्रण और पुनः उपयोग में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो पुनः उपयोग। पुनः उपयोग में कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, लेकिन पुनः चक्रण में क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। तो पुनः उपयोग में क्या होता है, पुनः उस वस्तु का उपयोग कैसे किया जाता है, तो अखबार से लिफाफे, अखबार से लिफाफा बनाना, अखबार से लिफाफा बनाना। प्यारे साथियों, आइए कुछ बातों का डिस्कस इस प्रकार से किया, कुछ का डिस्कस इस प्रकार से अपन ने किया। अपन देखते हैं आहार जाल कैसे बनती हैं। तो आहार जाल की परिभाषा लिखी कि आहार श्रृंखला प्राकृतिक रूप से जुड़कर एक जाल का रूप धारण करती है जिसे आहार जाल कहते हैं। जैव आवर्धन किसे कहते हैं, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में रसायन क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, सबसे ज्यादा मानव में होते हैं, जैव आवर्धन संवर्धन कहलाता है। आहार जाल का एक उदाहरण बता दिया, पेड़ पौधे को कीट को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को चील, लेकिन चूहा है पेड़ पौधा खाता, लेकिन चूहे को मेंढक भी खाता, सांप भी खाता। खरगोश पेड़ पौधे को खरगोश खाता, खरगोश को लोमड़ी भी खाती और चील भी खाती। इस प्रकार से ये जाल बनी, उसे क्या कहा, आहार जाल। आइए ओजोन परत के बारे में मैंने समझाया कि समताप मंडल में पाई जाती है, हानिकारक किरणों से हमें रोकती है, ये रोग से बचाव करती है। प्रकाश रासायनिक क्रिया है, ऑक्सीजन टूटेगी तो क्या बनेगा और ओजोन कैसे बनेगी। आइए ओजोन परत का ह्रास सबसे पहले 1985 में अंटार्कटिका में देखा गया। किस कारण से होता है, तो CFC के कारण होता है। CFC का पूरा नाम क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और UNEP का पूरा नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। 1987 में बना और 1986 में CFC पर सीमित कर दिया कि जो बनी है उन देशों में सर्वसम्मति से ये बिल पास हो गया कि जो बनी है वो बनी है। अब उसके बाद में 1986 के बाद कोई ना और प्रोडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि 1987 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। पर्यावरण की समस्याओं में कचरा मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है, नहीं तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा, वातावरण खराब हो जाएगा। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण इसके कारक हो जाएंगे। तो महत्वपूर्ण कारक लिख दिया। इसमें 2 पदार्थ होते हैं कचरे में, जैव निम्नीकरण जिसका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन हो सकता है, अजैव निम्नीकरण जिसका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन बड़ा ही मुश्किल होता है यानी कि नहीं होता है।
कृषि प्रबंधन की विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो जैव मात्रा यंत्र जिससे खाद तैयार की जाती है, गोबर गैस जिससे कंपोस्ट डाल दी जाती है, सीवेज उपचार यंत्र यानी कि नाले के पानी को उपचारित करके फिर नदी में डाला जाता है, कूड़ा भराव क्षेत्र जहाँ निचला हिस्सा है वहाँ कूड़ा बढ़ना चाहिए और ढक लेना चाहिए हो सके जहाँ तक। तो कंपोस्टिंग का मतलब होता है जैव पदार्थों को गहरे गड्ढों में डाल दे फिर उसको ढक दिया जाता है, 3 माह के बाद खाद तैयार हो जाती है। पुनर्चक्रण अजैव निम्नीकरण जिससे नया पदार्थ बना दे तो उपयोग आ जाएगा और उसका काम हो जाएगा। पुनः उपयोग यानी कि उस वस्तु का पुनः उपयोग किया जा सकता है। प्यारे साथियों, क्या किया जाता है? तो पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो ये बातें यहाँ तक ही सीमित हैं, फिर अपन कल मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।